हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ द चीपेस्ट डिसरिगार्डिंग द एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी की परवाह नहीं करते हुए कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो सबसे सस्ता है। ऑप्शन ए पीएमएमसी, ऑप्शन बी मूविंग आयरन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोडाइनमोमीटर, ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो यहाँ पे सबसे कम कॉस्ट होगी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ पे मूविंग आयरन होगा चीपेस्ट टाइप। अब इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये एसी और डीसी दोनों को मेज़र करते हैं और बेसिकली ये आरएमएस वैल्यू को मेज़र करते हैं। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर इज़ प्रोवाइडेड बाय। जो सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर होते हैं उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड कराया जाता है। ऑप्शन ए है स्प्रिंग कंट्रोल, ऑप्शन बी है ग्रेविटी कंट्रोल, ऑप्शन सी है स्टिफनेस ऑफ सस्पेंशन और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो हमारे पास होता है सिंगल फेस पावर फैक्टर मीटर उसमें किसी भी टाइप की कंट्रोलिंग टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हाई करंट के लिए यूज़ किए जाने वाला जो संट होता है उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। सबसे पहले आपको बता दूं कि संट है क्या। देखिए, किसी भी एमीटर को हम लाइन के सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। ये एक लो रेंज रजिस्टर होता है, लो रेंज का रजिस्टर होता है, इसे हम संट कहते हैं और ये मैग्नीन का बना होता है। अब देखिए, ये जो संट है ये इस एमीटर की रेंज को बढ़ा देता है और जैसे जैसे अगर हमें एमीटर की रेंज की जितनी ज़रूरत होगी, जितना ज़्यादा हमें एमीटर की रेंज चाहिए होगी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है ये हमें बताना है। सो यहाँ पे देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव गुड एक्यूरेसी विद संट। अब देखिए इसका बोलने का मतलब है कि एक संट के होते हुए मीटर की एक्यूरेसी अच्छी हो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि देखिए अब संट है, एक रजिस्टर है तो इसमें लॉस होंगे, तो लॉसेज होंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। पावर कंजप्शन ऑफ द संट इज़ लार्ज। अब देखिए रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा तो मतलब पावर कंज्यूम होगी, यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। द मीटरिंग सर्किट इज़ नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम पावर सर्किट, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। हाई रेजिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विद गार्ड टर्मिनल। द गार्ड टर्मिनल इज़ यूज्ड टू। मतलब गार्ड टर्मिनल के साथ जो हाई रेजिस्टेंस दिया जाता है उस गार्ड टर्मिनल का क्या यूज़ होता है। ऑप्शन ए है बाईपास द लीकेज करंट, ऑप्शन बी गार्ड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन डी है गार्ड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट ओवरलोड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो यहाँ पे ये गार्ड रिंग का जो यूज़ करते हैं हम हाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये हम करते हैं लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए। ऑप्शन ए A Wheatstone bridge cannot be used for precision measurement because error are introduced into count of। यहाँ पे मतलब ये होता है कि जो एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब आपको ये पता होगा कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी कौन सा, मीडियम रेंज। तो क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे कि जो व्हीटस्टोन होता है उसको हम प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए या फिर लो रेंज रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए क्यों यूज़ नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड, ऑप्शन बी है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, ऑप्शन सी है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, इसमें जो
कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है और इसकी लीड्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो अवॉइड नहीं होता। इस वजह से हम इसे लो रेंज रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट में यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग लीड्स, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दी अबव, यहाँ पे सारे सही हो जाएंगे। इस वजह से हम इसे प्रिसीजन वर्क में यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए हम जो लो रेंज रेजिस्टेंस होता है उसके मेज़रमेंट में हम केल्विन डबल ब्रिज का यूज़ करते हैं। केल्विन डबल ब्रिज, जो केल्विन डबल ब्रिज होता है इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको रिमूव कर दिया जाता है। इसलिए हम केल्विन डबल ब्रिज को ही हम लो रेंज रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट में यूज़ करते हैं। क्लैंप ऑन मीटर आर यूज्ड बिकॉज, क्लैंप ऑन मीटर क्यों यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए है, इसका उपयोग सर्किट को बिना तोड़े किसी लाइन में फ्लो होने वाली करंट को नापने में यूज़ होता है। ऑप्शन बी है, इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। ऑप्शन डी, इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र वोल्टेज विदाउट दैम। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए जो क्लैंप ऑन मीटर होता है, सबसे पहले जो बेसिकली जो क्लैंप ऑन मीटर होता है ये एक टाइप का एमीटर होता है। मतलब ये एक करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, पर ये मेज़र करता है मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट पे। मैग्नेटिक फील्ड इफ़ेक्ट का बोलने का मतलब ये हो गया कि किसी तार है, तार के अक्रॉस जो करंट होगा, तार के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके थ्रू ये करंट की वैल्यू को मेज़र करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, ये देखिए क्लैंप ऑन मीटर है। ये देखिए क्लैंप ऑन मीटर ऐसा होता है, इसमें ये दोनों मूविंग होते हैं और इसलिए इसे टोंग टेस्टर भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमें किसी भी लाइन का रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो उस वायर को हम इसके अंदर कर लेते हैं और फिर ये यहाँ पे करंट की वैल्यू दिखा देगा हमें, इस लाइन में कितनी करंट चाहिए होगी। अब देखिए अगर हमारे पास जैसे एमीटर वगैरह है तो हम उसे डायरेक्ट मेज़र कर देते हैं उसके दो टर्मिनलों से कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। लेकिन अब स्टिल विजिट पे जाते हैं, वहाँ हमें कोई वायर दिख गई पर हमें पता नहीं होता इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी। अब ऐसे में हम एमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये वायर है, हमें इसमें ये टोंग टेस्टर में वो फिट किया इसे और ये करंट की वैल्यू हमें बता देगा। तो अब पीछे चलते हैं ऑप्शंस में। ये देखिए ऑप्शन है, विद देयर यूज़ इट इज़ पॉसिबल टू मेज़र द करंट फ्लोइंग ए लाइन विदाउट ब्रेकिंग द सर्किट। मतलब ये बिना लाइन को ब्रेक करे करंट की वैल्यू बता देगा। अब देखिए अगर हमें एमीटर से मेज़र करना होगा तो एमीटर में एक फेज़ और न्यूट्रल अलग अलग कांटेक्ट होंगे इसके, उसके लिए हमें इस तार को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये मेज़र करेगा। इसलिए अगर हमें बिना लाइन को ब्रेक करे अगर करंट मेज़र करनी है तो हमें क्लैंप ऑन मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्हेन लोकलाइजिंग ग्राउंड फॉल्ट विद द हेल्प ऑफ लूप टेस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉल्ट। मतलब कोई भी जो ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, अगर हम लूप टेस्ट की सहायता से उसे पता कर रहे हैं उसका, तो उसका जो फॉल्ट का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है। तो अफेक्ट द बैलेंस कंडीशन, ऑप्शन बी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केबल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। सो किसी भी लूप टेस्ट के टाइम पे अगर हम मेज़र कर रहे होते हैं तो जो फॉल्ट का रेजिस्टेंस होता है वो ब्रिज की सेंसिटिविटी को अफेक्ट कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। A 50 volt range voltmeter has a sensitivity of 40 kilo ohm. Total resistance of the voltmeter is, मतलब एक 50 वोल्ट का हमें वोल्टमीटर दिया हुआ है और 40 किलो ओम पर वोल्ट की सेंसिटिविटी है, तो हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस बताना है। देखिए ये दिया हुआ हमें 50 और किलो ओम पर वोल्ट की दे रखी है हमें 40। हमें निकालना है ओम। ओम की वैल्यू निकालनी है
तो यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो में है, किलो मतलब 1000, और ये हो जाएगा 50। तो 5 चक्कू 20, 2000 10⁻³ तो ये हो जाएगा 2 मेगा ओम। ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यू इंसुलेटिंग ऑयल्स शुड बी स्ट्रेंथ RMS ऑफ। सो अगर हमें एक नया इंसुलेटिंग तेल की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होता है वो बताना है यहाँ पे, तो ये होता है 3 kV/mm। ऑप्शन डी। दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक है 36 ओम का, दूसरा है 75 ओम का। इसमें जो प्रत्येक का टोलरेंस है वो है ±5%, और ये दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हैं, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखिए, हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, तो सबको आता ही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। देखिए अगर नॉर्मल वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं हम R1 + R2, ये हो गया 36 + 75। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमें टॉलरेंस भी दिया हुआ है ये, तो अब हमें पहले परसेंटेज टॉलरेंस निकालना होगा। अब यहाँ पे देखिए टॉलरेंस निकलता है R1/R1 + R2 इंटू टॉलरेंस 1, मतलब ये वाला, और फिर दूसरे के लिए सेम R2/R1 + R2 इंटू टॉलरेंस 2। सो ये हो जाएगा 36/36 और इंटू 5 + 75/36 + 75 इंटू 5। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.621 + 3.378, तो ये इक्वल हो जाएगा 5, और इन दोनों को टोटल करके आ जाएगा 111। तो जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये आ जाएगा 111 ±5 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्रिज मेथड कॉमनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस इज़, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है उसको मेज़र करने के लिए हम कौन से ब्रिज का यूज़ करते हैं। ऑप्शन में दिया है एक हेविसाइड कैंपबेल ब्रिज, ऑप्शन बी है शेरिंग ब्रिज, ऑप्शन सी है डी साउटी ब्रिज, ऑप्शन डी है वेन ब्रिज। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ब्रिज किसके काम आता है। हेविसाइड कैंपबेल ब्रिज होता है जो, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट के लिए। इसके बाद आता है शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज का यूज़ होता है कैपेसिटेंस और डिसिपेशन फैक्टर आदि मेज़र करने के लिए होता है। फिर डी साउटी ब्रिज का, इसका भी सेम डिसिपेशन फैक्टर वगैरह नापने के काम आता है। और ये जो वेन ब्रिज है ये फ्रीक्वेंसी मेज़र करता है, फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ पे पूछा गया हमें कि कौन सा ब्रिज म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेज़र करता है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हेविसाइड कैंपबेल ब्रिज। एक सर्किट में जो वोल्टेज फेज़र है वो है 10 ∠15 डिग्री, और जो करंट फेज़र है वो है 2 ∠ -45 डिग्री। तो इस सर्किट में हमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर बतानी है। तो देखिए जो सबसे पहले मेज़र पावर कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं V इंटू करंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, देखिए V की वैल्यू हमने डायरेक्ट लिख दी, लेकिन क्योंकि I का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो -45 है ये +45 लिखेंगे हम इसे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा +45। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20, और आपको पता होगा मल्टीप्लाई में एंगल जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 60। अब देखिए ये हमें पोलर फॉर्म में मिल गया पावर, टोटल पावर हमें पोलर फॉर्म में मिल गई। तो इसे
एक्टिव और रिएक्टिव के कंपोनेंट में तोड़ने के लिए हमें इसे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 cos 60 प्लस माइनस जे साइन 60 डिग्री। अब देखिए ये हो जाएगा 20 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा √3/2। तो ये आ जाएगा 10 प्लस जे 10√3। तो जो हमारे पास ये रियल टर्म्स आई तो ये होती है एक्टिव पावर, और ये जे वाली टर्म्स आई ये होती है इमेजिनरी या फिर रिएक्टिव पावर। सो यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। सेंसिटिविटी ऑफ अ वोल्ट मीटर इज गिवन एज। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी कैसे दी जाती है? ऑप्शन ए है रेसिप्रोकल ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ऑप्शन बी है ओम पर वोल्ट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए जो सेंसिटिविटी होती है इसका फॉर्मूला होता है 1/, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन करंट। अब देखिए करंट होता है उसकी यूनिट या तो एम्पियर होती है या फिर वोल्ट पर ओम होती है, और ये करंट के रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब इसकी यूनिट हो जाती है ओम पर वोल्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 2 voltmeter which are connected to measure a total power on a 3-phase system supply a balanced load read 10.5 kilowatt and -2.5 kilowatt respectively, the total power and the power factor respectively। मतलब 2 वॉट मीटर दिए हुए हैं जिसे हमें 3 फेज सिस्टम की पावर मेज़र करनी है। तो पहला वॉट मीटर मेज़र करता है 10.5 किलोवाट और दूसरा वॉट मीटर मेज़र करता है -2.5 किलोवाट। तो हमें यहाँ पे टोटल पावर और पावर फैक्टर मेज़र करना है। तो चलिए पहले देखिए हमें यहाँ पे मिल दिया है वॉट मीटर ए की रीडिंग 10.5 किलोवाट और P2 की है -2.5 किलोवाट। तो देखिए जो टोटल पावर है एक्टिव पावर ये वाली ये हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 किलोवाट। अब यहाँ पे देखिए एंगल निकालते हैं, फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स √3 W1 वॉट मीटर 1 की रेटिंग W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स √3, ये हो जाएगा देखिए 10.5 और माइनस माइनस प्लस 2.5 और यहाँ पे आ जाएगा 10.5 और प्लस W2 की है यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -2.5। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 10 इनवर्स √3 13/8। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 0.0334। ये आ जाएगी हमारे एंगल की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।